जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में हमारा पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व किया था। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया था। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हमारा पार्ट 2 का एक नया लेसन, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हमारे नए चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस, ये जो वर्ड है ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सुना था, 7th स्टैंडर्ड में भी सुना था। बट आपको अगर मैं मज़े की बात बताऊँ तो ये जो पैरेलल लाइंस, ये जो चैप्टर है इसी की तरह का एक चैप्टर हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, जिसका नाम क्या था, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर आप कुछ क्वेश्चन देखोगे इसके प्रैक्टिस सेट के, तो आपको ये पता चलेगा कि स्टैंडर्ड 8 में हमने जो पढ़ा है, स्टैंडर्ड 8 में हमने जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा है, उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन आपको 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ने। कहाँ पढ़ने? आपको 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है वो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में जिनको नहीं समझ में आया, या फिर अभी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, ठीक है, स्कूल में, क्लासेस में, ट्यूशन में हो, या फिर किसी और यूट्यूब के वीडियोस में अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो ट्राई करूंगा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल से समझाने को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा मैं कि आपको ईजी से ईजी वे में समझाने का ट्राई करूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स नहीं समझता है, ठीक है, जो भी कोई स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स नहीं समझता है, तो उनको ये मत समझो तुम कि तुमको कुछ नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा कम आता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे होने ही वाले हो। ठीक है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा ऐसा जिसमें आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, या फिर आपकी कोई ना कोई स्किल अच्छी हो सकती है। ठीक है, कोई क्रिकेटर अगर है जो स्पोर्ट्स क्लब जाता है, ठीक है, रोज क्रिकेट के क्लब में जाता है, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझता है मैथमेटिक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे आप अपने इंटरेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही आपको ये मैथमेटिक्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ जो होती है वो आपको डेली रोज डेली करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी एक चीज़ अगर हम रोज करें तो हम बोर हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बोर नहीं होना है, उसी चीज़ के ऊपर आपको रेगुलरली काम करना है। ठीक है, उसी तरह ये मैथमेटिक्स होता है, इसको रोज़ टाइम देना पड़ता है। ठीक है, इसकी एक ही डिमांड होती है, वो होती है टाइम। ये टाइम के मामले में बहुत बुरा है। अगर इसको टाइम ना दो तो ये बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, और जल्दी ये मतलब हम इसको जल्दी मना भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसको रोज़ टाइम चाहिए। आप अपने दिन के 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, बस रिवाइज कर लो, बस ऊपर से देख लो बुक को। ठीक है, प्रॉब्लम्स को देख लो, सॉल्यूशन को देख लो, तो भी इसको अच्छा लगता है। बट इसको रोज टाइम देना पड़ता है। इसके लाइफ में, ये मैथमेटिक्स के लाइफ में छुट्टी वाला काम नहीं है। ठीक है, हॉलीडे वाला काम ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पैरेलल लाइंस, क्योंकि इसके ना क्या बोला मैंने, इसके पास छुट्टी वाला टाइम नहीं, इसके पास टाइम पास वाला काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए बहुत सारा टाइम पास कर लिया है इसके साथ, तो अभी नहीं करते, इसको टाइम देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, हेडिंग में सबसे पहले मैंने लिखा है रिवीजन। क्या लिखा है? रिवीजन। तो जिन बच्चों को पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट 8th स्टैंडर्ड में नहीं समझा है, या फिर जो स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद, मतलब अभी अगर उनको भी नहीं समझा है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, और समझने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये दो ही कंडीशन में रखने वाला हूँ आज के इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से नहीं भी सुनते हो तो भी एक बार का चल जाएगा। ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा 10% ध्यान इधर उधर चला गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझने के लिए आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप हिंदी में लिख के रखो, आप मराठी में लिख के रखो, जो भी कोई आपकी लैंग्वेज होगी। आपको इंग्लिश में समझ में आता है, इंग्लिश में लिख के रखो, पर लिख के रखो। ठीक है, ये इतनी सी मेरी एक कंडीशन है। ठीक है, जो भी बातें आपको समझ में आती है वो कोई भी लैंग्वेज में हो, ठीक है, तो ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में हो वो आप लिख के रखो। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, आप हिंदी में लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम में लिखना है, बोल के नहीं दिखाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला है, द लाइंस विच आर को प्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मतलब ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, उन दोनों लाइन को क्या कहा जाता है, उन दोनों लाइन को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे दो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं। वहाँ पे देखो एक लाइन क्या है, ये है हमारी लाइन एल और ये है हमारी लाइन
एम, ठीक है। ये दोनों लाइन जो ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगी नहीं। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये मैंने अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, यही लाइन है अपनी एल और ये लाइन है अपनी एम, ठीक है। अभी अगर मैं इसको दुनिया खत्म होने तक, बोर्ड खत्म होने तक कितना भी एक्सटेंड करूँ, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट होनी ही नहीं वाली, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक कैसा होता है दिखने में, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक की ये दोनों जो लाइंस है, ये दोनों जो लाइंस है, ये कभी आपस में नहीं मिलती है। आपने कभी नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा अगर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये अगर चाहे दोनों लाइन एक दूसरे को मिलने को, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। कितने? एक दो नहीं, पूरे हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। इसके बीच में का जो डिस्टेंस है, ये दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो हमेशा सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पे। अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो यहाँ पे भी डी ही रहेगा, यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे भी डी ही रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर 2 मीटर है तो यहाँ पे भी 2 मीटर रहेगा, यहाँ पे भी 2 मीटर रहेगा। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, फिर भी वो डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर किसी को ये एग्जाम्पल नहीं समझा है तो मैं अभी आपको आपके घर का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो इस एग्जाम्पल को, ठीक है। आप हंसोगे या फिर चिढ़ाओगे भी, ठीक है, इसके बाद आप चिढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली मेरा नाम मत लेना चिढ़ाने के बाद कुछ हो गया तो, ठीक है, पूरा रिस्क तुम्हारा है, ठीक है। अगर आपके घर में आपके 2 बहनें हैं, ठीक है, अगर आपके घर में आपके 2 बहनें हैं, 2 सिस्टर्स है, तो उनको कभी पूछ लेना जाके, कभी उनको पूछ लेना, पर पहले ही बता रहा हूँ मैं कि रिस्क पूरी आपकी होगी, मेरी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझो, ठीक है। तो आपको अपने दोनों सिस्टर्स को जाके पूछना है कि दीदी, आप दोनों ने कभी अपना ड्रेस जो है, अपने जो ड्रेसेस है, वो कभी एक्सचेंज किए हैं क्या? देख लो, उसके बाद क्या हो जाता है, वो पूरी आपकी रिस्क है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है। रिस्क के बारे में मैंने बोल दिया, अब वो रिस्क लेना है या नहीं लेना है वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि रिस्क ना लो, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई कुछ बोल देगा तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, सिस्टर को जाके जब आप ये पूछोगे ना कि आपने कभी एक दूसरे से ड्रेसेस एक्सचेंज किया है क्या, एक दूसरे के ड्रेसेस पहने हैं क्या, तो जाहिर सी बात है एक ही आंसर आने वाला है। क्या होगा आंसर? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? 5 सेकंड देता हूँ, सोचो और बताओ मुझे। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अभी। तो आपका टाइम यहाँ पे खत्म होता है। तो आपको जो भी आंसर मिला वो मुझे कमेंट में बताओ। देखो क्या होता है ना, 2 सिस्टर, 2 बहनें कभी भी एक दूसरे के साथ ड्रेसेस शेयर नहीं करती। कोई भी कपड़ा हो, कोई भी कपड़े हो, कोई भी क्लोथिंग वेयर हो, वो कभी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करती, ठीक है। अगर इस बहन की जो लाइकिंग वाला सिस्टम है, ठीक है, इसको अगर कोई ड्रेस पसंद आता है तो इस वाली दूसरी बहन को वो 2 ड्रेस पसंद नहीं आएगा, वो उसी की तरह दूसरा ड्रेस लेके आएगी। वो पापा से झगड़ेगी, पैसे मांगेगी, वो दूसरा ड्रेस लेके आएगी, पर इसका ड्रेस नहीं पहनेगी। वो सेम लेके आएगी पर वह नहीं पहनेगी। तो आप देख लो, अपनी बहनों को पूछ लो, वो अपने दोस्तों के साथ कपड़े शेयर करेंगे, वो अपने दोस्तों के साथ ड्रेसेस शेयर करेंगे, पर घर में 2 बहनें कभी एक दूसरे के साथ ड्रेसेस कभी शेयर नहीं करते, ठीक है। तो ये ऐसे ही होती है, ये दोनों लाइन्स ऐसे होती है, ये आपस में कभी नहीं मिलते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते, कभी नहीं मिलते, ठीक है। और वैसे भी मैंने क्या बोला है, ये नॉन एंडिंग है, हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी जो सिस्टर्स होती है ना, उनकी शॉपिंग की तरह, उनको जाके पूछ लो आपके पास कितने ड्रेसेस है, वो बोलेगी मेरे पास कपड़े ही नहीं है। कोई भी फंक्शन आने दो, वो बोलेंगी मेरे पास ड्रेसेस ही नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या पहनूँ, मुझे नया ड्रेस खरीदना है। और अगर उनका कबर्ड जाके देखोगे तो आपको ऐसे पता चलेगा कि इनको बेच के तो मैं कम से कम दिन के 2-3 लाख कमा सकता हूँ। इतने कपड़े उनके भरे पड़े होते, पूरा कबर्ड भरा पड़ा होता है, पर क्या बोलते हैं, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो एक और ऐड होते जाता है, फिर से एक और ऐड होते जाता है, बहुत ही फेंट है ये, ठीक है। एक और ऐड होते जाता है, यहाँ पे एक और ऐड होते जाता है, एक और ऐड हो जाता है, ये ऐड होते 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 ये ख़त्म ही नहीं होता है इनके कपड़े खरीदना, ठीक है। अगर किसी फंक्शन में आपके बहन ने कोई ड्रेस खरीदा है तो वो सेम ड्रेस वो दूसरे फंक्शन में कभी नहीं पहनेगी, ठीक है। भले ही चाहे वो फंक्शन दूसरे दिन कोई फंक्शन क्यों ना हो, वो सेम ड्रेस कभी नहीं पहनेगी। इसलिए क्या है, ये नेवर एंडिंग लाइन्स है, ठीक है। पूरा यूनिवर्स भी अगर ख़त्म हो जाए तो भी ये लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह के जो लाइन्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है पैरेलल लाइन्स। क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइन्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है।
ठीक है। ये जो रेलवे ट्रैक वाला एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया था। दूसरा एग्जाम्पल आपको आपके रिस्क पे लेना है, ठीक है, आपकी रिस्क पे किसी को पूछना है, ठीक है। मेरे को थोड़ा साइड में कर देना उस टाइम, मेरा नाम मत लेना कि सर ने बताया, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या बोला है मैंने, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल 9th स्टैंडर्ड में इन्होंने डेफिनेशन नहीं दिया है, ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिखा है। ये 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने डेफिनेशन दिया था, 7th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की बुक में डेफिनेशन थी, तो वहाँ से मैंने लिखी, ठीक है। तो डेफिनेशन से हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, हमें बस समझना है, ठीक है, कि होता क्या ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला है, द लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे अभी अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये क्या है, ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन में से एक लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये जो लाइन है जिसका नाम है टी, ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्या कर रही है, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो इस तरह की लाइन को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल कहा जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम सिंपल एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बुक में नहीं दी है फिगर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे, बाकी फालतू बात करने के लिए मैं भी फ्री नहीं हूँ और आप भी फ्री नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री टाइम तो आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा एक मार्कर देखते हैं अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स के नाम लिखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स के नाम लिखने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखे ए बी सी और डी, यहाँ पे लिखते हैं ई एफ जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की वजह से जो भी कोई एंगल फॉर्म होते हैं उनके हमें पेयर्स लिखना है, ठीक है। जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके हमें क्या लिखना है, उनके हमें पेयर्स लिखना है, ठीक है। तो उनके पेयर्स कैसे लिखेंगे हम, देखो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। सबसे पहले पेयर जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी ये सबसे पहले नहीं फॉर्म होते, हमें जो भी सीक्वेंस आता है उस सीक्वेंस से हम लिखते चलेंगे, बट हमेशा पढ़ाने के टाइम पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल का सीक्वेंस पहले पढ़ाते हैं, इसलिए मैं पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर को समझने के लिए हमें एक ही अल्फ़ाबेट लर्न करना पड़ेगा, वो है ये वाला अल्फ़ाबेट। कौन सा है, इस अल्फ़ाबेट का नाम क्या है, इस अल्फ़ाबेट का नाम है एफ, ठीक है। अब ये एफ उल्टा हो, सीधा हो, सोया हो, लेटा हो, कैसा भी हो, आड़ा हो, टेढ़ा हो, पर वो एफ का शेप फॉर्म हो जाना चाहिए, एफ जैसा डिजाइन फॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखते हो तो देखो मैंने क्या बोला है, इसके अंदर जो दो एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और जब ये दो लाइंस पैरेलल हो तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर हम उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सेम मेजर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन एल है और ये देखो ये ट्रांसवर्सल, ये देखो यहाँ पे भी ये एक लाइन है, तो इनके बीच में देखो एफ, ये एफ जो बन रहा है ना, एफ के अंदर देखो ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ, क्यों, क्योंकि वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे देखो उसके अपोजिट साइड में ये भी तो उल्टा एफ बन रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये एंगल और यहाँ पे देखो ये एंगल, तो एंगल सी इक्वल होता है किससे, एंगल जी से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा एफ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे इस साइड, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंगल एच और यहाँ का एंगल डी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच, ठीक है। और लास्ट जो बचा उसके इस साइड में देखो, यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, तो एंगल ए इक्वल हो जाता है किससे, एंगल ई से, ठीक है, एंगल ई से, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब भी दो लाइन पैरेलल लाइंस होते हैं और उनमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती है, ठीक है, इंटरसेक्ट होती है ट्रांसवर्सल, तो वो टोटल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर फॉर्म करते हैं। कितने, टोटल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमें पढ़ना है वो है हमारा इंटीरियर एंगल्स। सेकंड क्या पढ़ना है, इंटीरियर
एंगल्स। तो इसमें भी हमें एक ही लेटर याद करना है जो कि लेटर है सी, ठीक है। कौन सा लेटर है, उस लेटर का नाम है सी, ठीक है। तो ये जो सी लेटर है इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखो तो सी यहाँ पे प्रॉपर सी नहीं देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, ये कुछ ऐसे लाइन से बना हुआ सी देंगे। इस सी के अंदर जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल, और इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है टोटल 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के भी देता हूँ कि सम ऑफ टू इंटीरियर angles on the same side of transversal are supplementary। आर क्या हो जाता है, वो हो जाता है सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है, ये जो दो एंगल है, देखो सी के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी एंड एंगल ई। इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली देखो इस साइड पे सी और एच, तो एंगल सी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे भी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दो एंगल हो गए। ये रीजन जो है, ये रीजन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इंटीरियर एंगल के पेयर ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अल्टरनेट एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, क्या है, हमें पढ़ना है अल्टरनेट एंगल्स। अब जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन से तरीके के, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो दोनों तरीके के एंगल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरे होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अभी इन दोनों में एक ही अल्फ़ाबेट यूज होता है, वो होता है Z। कौन सा है, तो देखो ये Z के अंदर जो एंगल फॉर्म होते हैं, इस Z के अंदर जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं अंदर के साइड में, ठीक है, इंटीरियर साइड में, उसी को बोला जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, और ये जो बाहर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, बाहर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसी को बोला जाता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के। जैसे मंडे का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, थर्सडे को छोड़ दो, फ्राइडे, मतलब एक को छोड़ के। तो यहाँ पे एक भी देखो होगा 1 2 3 4, मतलब 1 और 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, एक्सटीरियर में एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पेयर्स। तो देखो यहाँ पे Z कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये Z फॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा नाम है, यहाँ पे एंगल C, यहाँ पे एंगल E। तो ये जो एंगल C इक्वल हो जाता है ये किससे, एंगल E से। सिमिलरली अपोजिट साइड में देखो ये उल्टा Z फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल B और एंगल H, एंगल B इक्वल हो जाता है एंगल H से। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है जो कि इक्वल होते हैं कब, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तब, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो बचा है हमारा वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अभी देखो ये Z के बाहर ये ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे D और इसी के अपोजिट साइड में एक्सटीरियर साइड में क्या है, F है। तो ये एंगल D इक्वल हो जाता है किससे, एंगल F से। और सिमिलरली यहाँ पे देखो एंगल A और एंगल G, एंगल A इक्वल हो जाता है एंगल G से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितने भी तरह के एंगल्स फॉर्म होते उसके बारे में अभी जाना है, ठीक है। अभी हम कुछ थ्योरम देखते हैं जो हमें प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व करने में यूज होने वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला थ्योरम जो है हमारा, उसका नाम क्या है, इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये इंटीरियर एंगल थ्योरम मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जो कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, वही यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा थ्योरम आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो बुक में आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, ठीक है। ये जो थ्योरम है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंड अल्टरनेट एंगल
थ्योरम, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि छोटे छोटे थ्योरम है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको आ सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 मार्क के लिए मिनिमम आपको आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थ्योरम है। पर ये मैं आपको थ्योरम पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इस थ्योरम के बाद हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है। तो थ्योरम की जो जरूरी चीज़ है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। वही है एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल जो होता है, ठीक है। उसमें मैंने आपको समझाया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप देखोगे तो आपको यही मिलेगा थ्योरम में। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है थ्योरम में, स्टेटमेंट दिया है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन by a transversal the interior angles on the either side of the transversal are supplementary, ठीक है। तो यही बोला है हमने, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। क्या बोला है कि वो दोनों एंगल्स जो होते हैं, जो दोनों इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं वो दोनों भी एंगल, क्या होते हैं वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो दोनों भी एंगल, क्या होते हैं वो दोनों भी एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। वही उन्होंने यहाँ पे लिख के दिया, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री। रीजन क्या है, ये हमारा रीजन, ठीक है। उसके बाद एंगल सी प्लस एंगल डी, ये देखो, ठीक है। तो एंगल सी प्लस एंगल डी, ये दोनों भी मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही होता है हमारा इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिस से 2.1 के सवाल जब सॉल्व करेंगे, सवाल जब सॉल्व करेंगे उसके आंसर लिखेंगे, जवाब लिखेंगे, तो उसमें अगर हमें इंटीरियर एंगल की कोई पेयर दिखी तो उसमें हम रीजन में क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो इन थ्योरम को ही लगा के जाएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें रीजन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। देखो अभी उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोला था अभी, तो उसको भी देखते, ठीक है। उसने क्या बोला है थ्योरम में, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब क्या बोला है उसने कि इक्वल मेजर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल बी एंड एंगल ए, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों भी थ्योरम जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम में क्या बोला है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब इन दोनों अल्टरनेट एंगल्स का भी मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट मैंने अभी पढ़ाया था आपको, तो देखो यहाँ पे एंगल डी और एंगल बी, इसका मतलब एंगल बी इक्वल हो जाता है किससे, एंगल डी से, ठीक है। एंगल डी से क्या होता है, ये इक्वल होता है। यही होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ तक समझा आपको। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अगर जिनको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है पूरे थ्योरम को, ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 2.5, ठीक है। ये फिगर नंबर है अपना 2.5, ठीक है। लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। जो भी गिवन डाटा है मैं सॉल्यूशन में लिखते जाऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, लाइन आरपी पैरेलल है किससे, लाइन एमएस से, लाइन एमएस महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। एमएस हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा अगर किसी के है तो वो एमएस धोनी के, ठीक है। तो देखो एंड डीके इज देयर ट्रांसवर्सल, तो हम बोल सकते हैं एंड डीके इज अ ट्रांसवर्सल, डीके इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। दिनेश कार्तिक बोल सकते हो आप डीके, ठीक है। एंगल डी एच पी इक्वल है किससे, 85 डिग्री से, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये मैंने एंगल्स लिखे नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टू फाइंड में, ठीक है। एंगल्स नहीं लिखे मैंने, सॉरी, उसके लिए माफ़ कर दो। टू फाइंड, ठीक है। एक्चुअली ये अपना गिवन डाटा हो गया, अभी लिख दिया, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये जो भी डाटा है ये अपने को गिवन में दिया है, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, फर्स्ट एंगल आर एच डी, सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी एच जी, ठीक है। थर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एंगल
HGS और 4 जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एंगल MGK, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन चारों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एंगल DHP कहाँ पर है, ठीक है। एंगल DHP, तो देखो यहाँ पे एंगल D, ये D, ये H, ये P यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर जो एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है? 85 डिग्री है। कितना है? 85 डिग्री। तो उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है? एंगल RHD। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। एंगल RHD हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल RHD कहाँ पे मिल रहा है आपको? तो यहाँ पे देखो एंगल RHD, यहाँ पे ये दोनों एंगल जो फॉर्म कर रहे हैं उस वो दोनों एंगल जो लेयर फॉर्म कर रहे, सॉरी, जो दोनों एंगल जो पेयर फॉर्म कर रहे हैं उस पेयर को कहा जाता है लीनियर पेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट में कि एंगल DHP एंड एंगल RHD आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं कि एंगल DHP प्लस एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें पता है DHP कितना है? 85 डिग्री है। प्लस लिखेंगे एंगल RHD इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। अब 85 को उधर साइड शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल RHD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 85 डिग्री। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल RHD इज इक्वल टू 180 माइनस 85 होता है कितना? 95 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना है अपना? 95 डिग्री, ठीक है। अभी क्या निकलना है? एंगल PHG, ठीक है। तो एंगल PHG कहाँ पे दिया है? देखो ये P, ये H और ये G यहाँ पे दिया है, सॉरी यहाँ पे दिया है PHG, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। इन दोनों एंगल को क्या बोला जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड भी लिख सकते हैं, सेकंड में कि एंगल RHD, सॉरी कौन सा निकालना है हमें? एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल RHD। रीजन में लिख दो यहाँ पे क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकेंगे कि एंगल PHG इज इक्वल टू, ये कितना है? RHD 95, तो ये भी कितना हो जाएगा? 95 डिग्री, ठीक है। एक एंगल मिल गया तो बाकी अपने आप इजीली मिल जाते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड में कौन सा एंगल है? एंगल HGS। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एंगल HGS कहाँ पे है। देखो HGS यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखो ये F के अंदर कौन से दो एंगल आ रहे हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल DHP, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल HGS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? DHP कितना है? 85 है, तो हम लिखेंगे 85 डिग्री। कितना है एंगल HGS का मेजरमेंट? 85 डिग्री। और उसको बॉक्स करते चलेंगे ताकि एग्जामिनर को पेपर चेक करने के टाइम पे बहुत सारी आसानी हो जाए, ठीक है। ये बॉक्स देके और डायरेक्ट मार दे, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला एंगल MGK, ठीक है। अब एंगल MGK कहाँ पर है? सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एंगल MGK, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत आसान है, इसका वर्टिकली अपोजिट ले सकते हो या फिर इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट लेने से अच्छा हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल के पेयर, ताकि आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल है किससे? एंगल DHP से। एंगल DHP से वर्टिकली अपोजिट एंगल HGS आएगा तो 85 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल
MGK इज इक्वल टू 85 डिग्री। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 85 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको नहीं भी आता हो, एक छोटी सी स्टेप नहीं समझो कि सर यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से आपने क्यों लिखा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी आपके डाउट है, छोटे से छोटा डाउट क्यों ना हो, ठीक है, छोटे से छोटा, सर 2 का स्क्वायर 4 क्यों आता है, तो वो भी मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, और इसी की तरह के कुछ क्वेश्चंस हम अभी लेके आने वाले हैं। डेली मैं एक आपको चैलेंज देता जाऊंगा। ठीक है, कुछ डेली हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं अभी से। ठीक है, अभी से मतलब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, कुछ सवाल में मैं डायरेक्ट पूछूंगा, कुछ सवाल में मैं खुद गलतियाँ करूँगा और मेरी गलतियाँ आप लोगों को सुधारना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम चालू करने वाले डे 1 से लेके ऐसे कुछ दिन के लिए हम चैलेंजेस चालू करने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे पॉसिबल होता है, डे 1, डे 2, डे 3, वो अभी कितने डेज के लिए जाता है, पर ये अभी हमारा 1 साल तक का टारगेट रहेगा, इतना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो डे 365 तक हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगा नए नए तरीके के क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। तो इसमें क्या बोला है अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इन फिगर 2.6, ये फिगर का नंबर कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, इन फिगर 2.6 लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जहाँ पे L का यूज है वहाँ पे हम L को यूज करेंगे, जहाँ पे M का यूज है वहाँ पे हम M को यूज करेंगे। ठीक है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ठीक है, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है यहाँ पे और ये D है। ठीक है, इस एंगल का मेजरमेंट 115 है और इस एंगल का मेजरमेंट 110 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गिवन डाटा क्या मिला है, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्टली गिवन डाटा कि ये जो हमारी लाइन P है, लाइन P पैरेलल है किससे, लाइन Q से। ठीक है, P और Q क्या है, पैरेलल है, और लाइन L एंड M क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड लाइन M एंड लाइन N आर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है, टू फाइंड क्या करना है हमें, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ठीक है, उसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्वीट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, दोनों भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें, मेजर ऑफ एंगल A फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे कौन सी पेयर फॉर्म हो रही है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, क्या है वो, लीनियर पेयर है हमारी। ठीक है, यहाँ पे आर आपको दिख नहीं हो रहा होगा तो ऐसे लिख दो। ठीक है, लीनियर पेयर है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। ठीक है, अभी उसके बाद एंगल B देखते हैं कहाँ पर है। देखो एंगल B यहाँ पर है, ये है एंगल A। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल A जो है, ये एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के। कौन सा थ्योरम लगाएंगे हम, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कौन सा थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी, कि लाइन P पैरेलल टू लाइन Q और ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे, L को लेंगे ट्रांसवर्सल, एंड L इज अ ट्रांसवर्सल। L क्या है, L हमारी है ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू है एंगल B, और क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल B, A का मेजरमेंट कितना है 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, डिग्री लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेम दिया है, एंगल D और एंगल 15
मेजरमेंट ऑफ एंगल 115 क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। 115 को इधर शिफ्ट कर दो, सो एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। सो एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी भी मिल गया। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ये 115 और ये एंगल सी, कौन सा रिलेशन दोनों में रिलेशन कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। जिन स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है, स्नैप लेना है, या फिर अगर लिख के रखना है तो वो लिख के रख सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर ट्राई करो स्क्रीनशॉट मत लो, क्योंकि वो गैलरी में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। जब एग्ज़ाम आता है तब हम ढूंढते रहते हैं। उससे अच्छा एक बुक में प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर प्रॉपर नोट्स मिलते जाए। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पर अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। ठीक है, सिमिलर है इससे, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी पहले हम थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, एंड लाइन एन पैरेलल टू लाइन क्यू। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गिवन डाटा। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत दूर लिख दिया। ठीक है, यही फिर भी यहीं पे लिख देते हैं। क्या लिखा है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, और लाइन एन पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी। ठीक है, फाइंड एंगल ए बी सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। तो क्या करना है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक ही मेजरमेंट दिया है यहाँ पे, कौन सा दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये फाइंड आउट करना है, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी। ठीक है, सॉरी एंगल सी यहाँ पे नहीं है, एंगल सी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सी फाइंड आउट, बाहर साइड में क्या, ठीक है, हाँ बाहर के साइड में दिया है यहाँ पे एंगल सी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो भैया एंगल 45 यहाँ पे दिया है ना, तो इसको हम मान के चलते कि ये क्या है, हमारा डी है। ठीक है, मान के चलने के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैथमेटिक्स से हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है, एंगल डी है। हमने थोड़ी ना लिखा है वैल्यू है 45 डिग्री है, 46 डिग्री, हमने थोड़ी ना लिखा है, बट अभी हम लिख सकते हैं। देखो ये एंगल 45 डिग्री और एंगल डी, ये देखो किस में आ रहे हैं, ये एफ के अंदर आ रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि एंगल डी नहीं, सबसे पहले तो लाइन लेना पड़ेगा। देखो ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एल और एम, तो ये पी क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। P क्या है, P एक ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। रीजन क्या आएगा उसमें, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ठीक है, अब ये एंगल डी कितना है अपना, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री आ गया, कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल डी और एंगल सी, ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस एंगल। पर लाइन कौन से लेंगे हम, ठीक है, तो ये देखो ये एन और पी क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी एंड ये m जो है इसको क्या लेंगे, ट्रांसफर, एंड m इज अ ट्रांसवर्सल।
ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल डी का मेजरमेंट कितना आया था 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कितना है, ये इक्वल है किसके 45 डिग्री के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल सी, एंगल डी पता चल गया, एंगल सी पता चल गया, ठीक है। अभी एंगल ए भी फाइंड आउट कर देते, ठीक है। अगर मुझे एंगल बी या एंगल ए पता चल गया तो हमको अगर एंगल ए पता चल गया तो हमें बी मिल जाएगा, अगर बी पता चल गया तो ए मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो देखो एंगल ए और एंगल डी मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर एक ही लाइन के ऊपर। सिमिलरली एंगल डी और एंगल बी ये दोनों मिला क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर ही तो फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल डी आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए तो हमें पता नहीं है, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस डी तो पता है ना, डी कितना है 45 डिग्री, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 डिग्री, कितना हो जाएगा 135 डिग्री। सो देयरफॉर अभी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी। रीजन क्या है, दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 135, 45 नहीं है 135 डिग्री, कितना आ जाएगा ये यहाँ से लाइन कटोगे, ये आ जाएगा अपना 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करने वाले लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का नहीं। प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको होमवर्क रहेगा। आप देखोगे तो वो सिमिलर है इसी क्वेश्चन की तरह, ठीक है। वहाँ पे आपको एंगल के नाम दिए गए, यहाँ पे उन्होंने ABCD से उनको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। बट वो क्वेश्चन सिमिलर है। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो मेरे लिए वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देखो। अगर आंसर नहीं आता है तो भी चलेगा, आंसर रॉन्ग आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमेंट में लिख दो आंसर रॉन्ग है, राइट है, ये आपका काम ही नहीं है चेक करना, वो एग्जामिनर का काम है। बट एग्जामिनर तक क्यों जाएंगे हम, क्यों हमें पेपर में गलतियाँ क्यों करनी है। अभी अपनी बुक में गलतियाँ करो ताकि आप सुधर सकते हो बुक के अंदर। एक बार एग्जाम में आंसर लिख दिया मतलब वो खत्म हो गया। 3 घंटे के बाद आपका पेपर कोई नहीं देखने वाला, आप खुद नहीं देखने वाले हो, ठीक है। 3 नहीं 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे 10 मिनट का पेपर होता है। तो आपको गलतियाँ क्यों करनी है एग्जाम में, बुक में गलतियाँ करो ना, बुक में गलतियाँ सुधर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो उसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो। आंसर रॉन्ग भी आता है तो भी मुझे कमेंट करो, और आंसर सही भी आता है तो भी मुझे कमेंट करो। आंसर नहीं भी आता है तो भी मुझे बताओ कि सर सॉल्व करके देखा है पर आंसर नहीं आया, ठीक है। तो मुझे ये तो पता चलेगा एटलीस्ट कि आप कर रहे हो प्रैक्टिस। आपका प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर लाने से, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं 4th क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करो, ठीक है, एज अ होमवर्क, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो, किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन देखने को जितना डिफिकल्ट लग रहा है उससे भी ज़्यादा वो इजी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर 2.8, इसको छोड़ो 2.8, ये 2.8 है, ठीक है, जो फिगर निकाले, ठीक है। साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रूव दैट एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ, ठीक है। प्रूव करना है, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जो प्रूव करने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले तो गिवन जो क्वेश्चन में दिया है क्या है, साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल, ठीक है। क्या है, पैरेलल है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है,
पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम प्रूफ, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमारी वाई जेड जो लाइन है इसको एक्सटेंड करते हैं और कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इस लाइन पे ज्वाइन करते। तो हम यहाँ पे लिखते थे प्रूफ में एक्सटेंड वाई जेड एंड ज्वाइन टू पी क्यू, ठीक है। ज्वाइन करते, अभी इसको कुछ नाम दे देते, पी क्यू आर, तो ये एस बचा है तो एस को क्यों छोड़ेंगे, एस लिख देते इस पॉइंट का नाम, ठीक है। हमारा काम ही खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा नहीं, मेरा काम ही खत्म हो गया। अभी आप खुद सॉल्व कर सकते हो, आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। एंड ज्वाइन टू पी क्यू एट पॉइंट एस, ठीक है। तो अभी देखो इन्होंने क्या बोला है, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल, मतलब उनके साइड क्या है, पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन पी क्यू और ये लाइन जो है एक्स वाई, ये दोनों पैरेलल है। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ट्रांसवर्सल। अभी देखो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखो कि प्रूव क्या करना है। एंगल पी क्यू आर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। किससे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उससे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हमको पता है अगर ये दो लाइन पैरेलल है और इनमें से ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल ये है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे ना, इक्वल हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कौन से एंगल लेंगे, ये दो एंगल लेते, सॉरी ये दो लाइंस लेते हैं, पी क्यू और एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड ये एस जेड जो है, एंड एस जेड इज अ ट्रांसवर्सल, एस जेड इज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल पी एस वाई इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्यों रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये हमारा रीजन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको नाम 1 दे देते हैं, और सिमिलरली अगर हम देखते हैं, अभी क्या करेंगे, ये दो लाइन पैरेलल सेम, और ये बन जाएगी यहाँ पे ट्रांसवर्सल। ये क्या बन जाएगी यहाँ पे, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे कुछ गलत किया है क्या हमने, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, तो यहाँ पे ये दो एंगल आएंगे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, एंगल पी एस वाई और एंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड, पी के और का कोई संबंध नहीं है इसमें, एंगल एक्स वाई जेड, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। तो इसको दे देंगे नंबर 1। अभी देखो अभी क्या बोलेंगे कि ये लाइन क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, पैरेलल कौन सी लाइन है, ये दो लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि एस जेड एस पी क्यों लिख रहा हूँ मैं, एस जेड पैरेलल टू क्यू आर एंड ये जो लाइन है पी क्यू, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल पी एस वाई इज इक्वल टू, या फिर कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। इसको देते हैं नंबर 2। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखो कि पी एस वाई किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के, और यही पी एस वाई पी क्यू आर के। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई
जेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 हमें खुद को प्रूव करने के लिए एक चांस दे दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो बचा है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए रहेगा होम वर्क, ठीक है। आंसर की चिंता मत करो, वो सही है या गलत है वो देखना आपका काम नहीं है, वो मैं चेक कर लूँगा, या फिर बुक के पीछे आंसर दिए हैं तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो। आंसर अगर सही आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी सही आता है तो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। हर एक के कमेंट को मैं लाइक करते जाऊँगा, ठीक है, और हर एक के कमेंट को मैं पर्सनली रिप्लाई भी करते जाऊँगा कि वेरी गुड या फिर एक्सलेंट, ये हमेशा मेरा आपको रिप्लाई रहेगा अगर आप मुझे आंसर कमेंट में बता दो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।